हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी का स्वागत है 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच जो इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे उनके डिस्कशन के अंदर। देखिए, पहले जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग फिस्कल काउंसिल। ये मुद्दा देखो वैसे ना 1-2 साल पहले भी उठा था, थोड़े थोड़े टाइम बाद ना उठता रहता है। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फिस्कल काउंसिल आखिर होता क्या है, अभी रिसेंटली क्यों ये मुद्दा उठ गया। देखो, आप सभी कहीं ना कहीं जानते हो, एक्चुअल में ना वैसे नियरली 2 या 3 मंथ्स पहले जो लोग आप रेगुलरली फॉलो करते होंगे ना, उन्होंने ये वाला डिस्कशन फॉलो किया होगा। आई थिंक 31 जुलाई के अराउंड हमने इसका डिस्कशन किया था, जहां पर हमने डिस्कस की थी एक आरबीआई की रिपोर्ट। किसके रिगार्डिंग आरबीआई की रिपोर्ट? स्टेट फाइनेंसिस के कॉरस्पॉन्डिंग, कि अलग अलग जो हमारी स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, या कोई भी हमारी स्टेट्स हैं, उनका क्या फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं, किस तरह के क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो बात करी थी। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोला था कि ये जो एक तरह से हम फ्रीबीज दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे फ्री बिजली, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, या इस तरह की जो चीजें हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इससे क्या स्टेट के फाइनेंसिस पे किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्कशन करी थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हुई, राइट। अब हमारे अगर देखें, अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, तो पिछले काफी सारे सालों से ना हमारा जो अलग अलग स्टेट्स का जो फिस्कल डेफिसिट था, तो वो ठीक था, इतना बुरा नहीं था। मतलब हम लोग अक्सर टारगेट के विदिन ही रह रहे थे, या फिर उससे थोड़ा बहुत डेविएट कर रहे थे। पर पिछले कुछ सालों की बात करें, 1-2 सालों की बात करें, तो ये जो इनका टारगेट था 3% तक ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की बात थी, इसको हमने काफी तेजी से ओवरशूट कर दिया है। इंडिया में जो लगभग सभी स्टेट्स ने ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सिचुएशन खराब देखने को मिली है। अब देखो, सिचुएशन खराब है, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। तो यहां पर एक बात क्या करी जा रही है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हमारी जो फाइनेंसिस की सिचुएशन खराब है, तो एक सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है? फिस्कल काउंसिल हो सकता है। तो हमें जरूरत क्या है? इस चीज को समझने की कि फिस्कल काउंसिल आखिर होती क्या है, क्या क्यों ऐसा बोला जाता है, ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है ना। इनफैक्ट देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट एक तरह से इसको बॉडी मान सकते हो आप, कि जो हमारी 13th फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन था, या फिर एफआरबीएम की जो रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया हुआ है कि हमें एक हमारे पास एक इस तरह की बॉडी होनी चाहिए, एक फिस्कल काउंसिल हमारे पास होनी चाहिए। तो जब इतने सारी बॉडीज या इतने सारे जो अलग अलग कमीशन ने इसको रिकमेंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात होगी, राइट। तो इसको समझते हैं। देखो, आप आज के टाइम पे एक चीज नोटिस करो, जैसे हमारे अलग अलग जो हमारे, जैसे मान लो कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही है, तो ये क्या करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आपके पास अलग अलग एस्टिमेट्स लेके आती है। किस तरह के एस्टिमेट्स? कि हम आने वाले साल के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कितना एक्सपेंडिचर होगा। ये बातें होती हैं, नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। पर अक्सर देखा क्या गया है, देखने को यह मिलता है कि जितना इन्होंने एस्टिमेट किया होता है ना, कि हमारी कमाई आने वाले साल में इतनी होगी और हमारा खर्च इतना होगा, ये अक्सर अपने एस्टिमेट से बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। एस्टिमेट कुछ अलग होता है, रेवेन्यू जनरेट कम कर पाते हैं। सोचा होता है खर्च कम करेंगे, पर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। या फिर आप जानते हो हमारे यहाँ क्या चलता है? एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना। उसके बेस पे हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास कुछ लिमिट्स होनी चाहिए कि कितना हम कर्जा ले सकते हैं। ये सारी चीजें अपने कर्जे को कम करने की बात होती है। पर ये सारी चीजें फॉलो नहीं ना करते, ठीक है ना। या फिर जो एस्टिमेट्स हैं ये अलग ही चल रहे होते हैं, कुछ हम अलग ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उससे होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, राइट, कि हमें ज्यादा बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है कि ना, फिस्कल डेफिसिट का नंबर काफी ज्यादा आता है, इट इज वेरी हाई समटाइम्स। फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? ये गवर्नमेंट इसको छुपाने की कोशिश करती है। कैसे? थ्रू क्रिएटिव बजटिंग। इसका मीनिंग क्या होता है क्रिएटिव बजटिंग का? देखो, सोचने की, मेरी बात समझने की कोशिश करो, है क्या एक्चुअल में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने खर्च ज्यादा कर दिया, कमाई कम है। पर अगर इससे सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर डेटा हमें क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा? ऐसा लगेगा ना कि गवर्नमेंट की हालत बड़ी खराब है ना। तो इसको छुपाने की कोशिश किया जाएगा, बिल्कुल। उसको छुपाने का एक तरीका क्या है? क्रिएटिव बजटिंग। कैसे? जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आप एक बैंक से लोन लेते हो, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, ठीक है। आप अपना दिखाना नहीं चाहते दूसरे, आपको भी अभी मान लो आपको 10 लाख का लोन और चाहिए, और आप दिखाना नहीं चाहते कि मेरे पास ना कि मैं कितना लोन लिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप ये तो दिखाओगे 5 लाख का लोन, ये तो दिखेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक से लिया हुआ है। आप क्या करते हो? अपने दोस्त से 5 लाख रुपया ले लेते हो,
और इसको क्या करते हो, इसको दिखाते नहीं हो। समझ रहे हो, आपने अपने दोस्त से 5 लाख रुपया लिया जरूर है, पर वो शायद कहीं कागजों में नहीं आया। ठीक है ना, कागजों में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ ये 5 लाख वाला जो आपने लोन लिया था। उसके बेसिस पे आपने जब दूसरे बैंक के पास जाओगे लोन लेने, तो आप बोलोगे कि मेरे ऊपर तो सिर्फ 5 लाख का ही लोन है, पर एक्चुअल में लोन कितने का ऊपर है, अब ये 5 लाख और ये 5 लाख, एक्चुअल में लोन आपके ऊपर 10 लाख का है। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट भी ना, या मतलब एज इन की मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कि कई बार गवर्नमेंट्स ऐसा कर सकती हैं कि कुछ अपने नंबर्स के अंदर हेर फेर करें। जैसे होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल LIC आप जानते हो, या फिर जो PSUs होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो बोला क्या जाता है, इस PSU को बोलते हैं कि भैया आप लोन ले लो। तो लोन लिया किसके नाम पर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम पर लिया, पर उसकी ओनर तो गवर्नमेंट ही है ना, तो टेक्निकली वो लोन गवर्नमेंट का नहीं हुआ, हुआ तो टेक्निकली गवर्नमेंट का ही, पर दिखने में क्या आएगा, दिखने में आएगा कि PSU का लोन है, गवर्नमेंट का नहीं दिखेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, सिंपली कुछ ना ऐसी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये फिस्कल डेफिसिट का नंबर थोड़ा कम दिखाया जाता है। राइट, तो ये सारी सिचुएशन होती हैं। तो कहने आप इस बात पे समझ पाए हो कि पहली चीज क्या है, हम नंबर्स में थोड़ा बहुत हेराफेरी आ जाती है, या हेरफेर की बजाय आई वुड से कि नंबर्स में ऊपर नीचे चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार हमारे ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो नंबर्स हमने एस्टिमेट किए होते हैं, उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या ये चीजें हमें रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, क्या हमें एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इमेज पता लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, कि हमारी कंट्री का बजट कितना है, कितना एस्टिमेट है, क्या वो प्रॉपर नंबर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। द आंसर इज यस, होने चाहिए। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना हमें अच्छे से पता लग पाएगा कि गवर्नमेंट की सिचुएशन क्या है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता लग पाएंगी। उसी का एक तरीका क्या बोला जाता है, उसी का इंश्योर करने का तरीका फिस्कल काउंसिल। पहले मुद्दा समझ आया कि दिक्कत कहां थी, अब ये सोल्यूशन की तरह बोला जाता है फिस्कल काउंसिल। सोल्यूशन कैसे है, क्योंकि ये क्या होगा, एक तरह का इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है ना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होगा तो होगा क्या, एक तरह से ये प्रॉपरली अपने हिसाब से स्टेबल और सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंसिस के मैनेज कर पाएगा। ठीक है ना, जो बजट की हमने प्रोजेक्शंस देखी ना, कि कई बार क्या होता है, रेवेन्यू को ज्यादा दिखा दिया, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर को कम दिखाया, बट इन दी एंड हुआ उल्टा। तो ये सारी सिचुएशंस को टैकल कौन कर सकता है, फिस्कल काउंसिल इसको टैकल कर सकती है। राइट, उसी तरह से OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये क्या बोलती हैं कि इसके अंदर फाइनेंस फिस्कल काउंसिल के अंदर होगा क्या, नॉन इलेक्टेड प्रोफेशनल्स। समझने की बात करो, नॉन इलेक्टेड प्रोफेशनल्स, इनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया। जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, या मिनिस्टर्स के अंदर जो काम करते हैं वो तो इलेक्ट करेंगे, हो सकता है शायद वो प्रोफेशनल भी ना हो, पर यहां पर क्या है, नॉन इलेक्टेड प्रोफेशनल्स। तो ये लोग क्या करेंगे, पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है किसी के दबाव में काम नहीं करना, ठीक है, आप इलेक्ट नहीं हुए हो तो वो चीज भी नहीं है। तो एक प्रॉपर जो होता है ना, कि अच्छे से काम कर पाएंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से काम कर पाएंगे। तो अलग अलग चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक तरह की निगरानी रख पाएंगे, कैसे चीजों को किया जा रहा है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एनालिसिस होगा इनका, इंडिपेंडेंटली ये चीजों को रिव्यू कर पाएंगे। ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होंगे उनको ये अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है ना, कई बार हो सकता है कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी इसको सजेस्ट कर दें। तो ये सारे काम किसके होंगे, ये सारे काम होंगे फिस्कल काउंसिल के। और आप समझ गए होंगे कि जो मैंने दिक्कत समझाई थी ना, उस दिक्कत को सॉल्व करने का तरीका क्या फिस्कल काउंसिल है, ये नहीं है। द आंसर इज यस। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं IMF की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF ने ये चीज नोटिस करी है कि नियरली 49 कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जहां पर फिस्कल काउंसिल जैसी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसी तरह से 100 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कुछ ना कुछ फिस्कल रूल्स हैं। अब सर फिस्कल रूल का मतलब क्या होता है, इंडिया में देखो FRBM एक्ट है, बिल्कुल है। तो ये क्या है, एक तरह का रूल है। ये रूल क्या बोलता है कि हमें अपना जो खर्चा है उसको एक लिमिट के अंदर करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है, यही तो ये रूल बोलता है। बिल्कुल इसी तरह के रूल्स दुनिया में 105 कंट्रीज ने लेके आ रखे हैं। तो कहने का पॉइंट क्या है, दुनिया में रूल्स लेके आ चुके हैं 105 कंट्रीज ने, पर एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, या उसका एक तरह से बोल लो कि इसका रिव्यू मैकेनिज्म के लिए कितनी बॉडीज हैं, 49 कंट्रीज में ये इस तरह की हमें बॉडीज देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो अभी भी ऐसा है कि रूल्स बन चुके हैं पर बॉडीज काफी कंट्रीज में नहीं भी बनी। तो यहाँ पर एक चीज IMF ने ये भी बात बोली है कि अगर हम बात करें 49 कंट्रीज की, तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर कंट्रीज में जब एक फिस्कल काउंसिल वहां पे चीजों को प्रोजेक्शन वगैरह देखती है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, ऐसा IMF के नोटिस किया हुआ है। तो डेफिनेटली होगा क्या, ऐसी सिचुएशन में फिस्कल काउंसिल काफी एक अच्छा काम कर सकती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मेंस में आएगा
तो मेंस के अंदर ना आपको ये पूछ सकते हैं कि फिस्कल काउंसिल के साथ क्या बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, तो पहली बात तो यही है क्या कि जो अलग अलग हमारी गवर्नमेंट्स फ्रीबीज नहीं देती, हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रीबीज को पहले भी, कि ये जो फ्रीबीज दी जाती हैं इसका क्या इंपैक्ट होता है इन स्टेट्स के बजट के ऊपर, क्या इनसे क्या इश्यूज क्या हो रहे हैं, जो उनकी ऑलरेडी हालत खराब है उसको किस तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही हैं। तो बहुत एक अच्छे तरह से एक इंडिपेंडेंट, ये पॉलिटिक्स से ना दूर होके ये अपना एनालिसिस देंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट बोलेंगे, नहीं, प्रॉपरली इंडिपेंडेंट एनालिसिस देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी। उसी तरह से होगा क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग है उसके ऊपर भी एक लिमिट लाने की कोशिश करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 293। अब उस आर्टिकल 293 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस 293 के अंदर ना कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा बोरो कर सकती है, इसकी हमारे पास क्या दे रखी है, एक लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम भैया आप इससे ज्यादा नहीं बोरो कर सकते। तो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है, किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इस आर्टिकल ने कोई चेक लगाया है? द आंसर इज नो। तो अगर हमारे पास एक फिस्कल काउंसिल हो जाती है तो एक तरह से वो लिमिट लगा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बोरो करे। उसी तरह से मिसमैच्ड बजट्स, मिसमैच्ड बजट मतलब बजट क्या होता है, रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है। तो हमें देखने को मिलता क्या है इंडिया में कि हम रेवेन्यू को क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट, एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट। तो ये जो ऐसी सिचुएशन आती है इसको हम हटा सकते हैं। ये हमारा जो बजट के अंदर मिसमैच देखने को मिलता है इसको कम किया जा सकता है। उसी तरह से जैसे ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस चीज को करेगी, होगा क्या, दुनिया में क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंसियल्स में क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी। लोगों को अच्छे से पता लग पाएगा कि हाँ सिचुएशन ऐसी है। और अगर सिचुएशन का अच्छे से पता लग पाएगा तो क्या आपको नहीं लगता पार्लियामेंट में जो हमारी डिबेट्स होती हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे हो पाएंगी। सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म नहीं होगा गवर्नमेंट का। कैसा क्रिटिसिज्म होगा, फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर। इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म होगा, प्रॉपर डिबेट्स उस हिसाब से अच्छे से हो पाएंगे कि हाँ आपने तो इतना नंबर बोला था, या फिर आप तो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो नंबर्स फिस्कल काउंसिल ने दिए इस हिसाब से तो आप वर्क नहीं कर पा रहे। तो डिबेट्स की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली काफी इंप्रूव हो सकती है। उसी तरह से देखो एक हमारे पास बॉडी है जीएसटी काउंसिल, जो किसके साथ लिंक करती है, जो हमारे जीएसटी हो गए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है। फाइनेंस कमीशन का भी रोल आप जानते हो। तो एक तरह से ना जब फिस्कल काउंसिल बन जाएगी ये आपस में इन दोनों बॉडीज का कोऑर्डिनेशन करवा पाएगी। उसी तरह से क्रिएटिव बजटिंग के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे, जो मैंने आपको बताया था ना, फिस्कल डेफिसिट को कम करने की या छुपाने की कोशिश करी जा रही है, उसको चेक किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो इन्वेस्टर्स को आपको नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर तब बनता है जब उनको पता है कि नंबर्स जो दिखाए जा रहे हैं वो ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में काफी डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम चीज दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब इस तरह की बॉडीज आती हैं, जैसा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बोला है। तो ये तो सारे हो गए पॉजिटिव जो आप मेंस के अंदर में डेफिनेटली लिख सकते हो। पर ये सिर्फ एक पहलू है, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो अथॉरिटी हो सकता है डाइल्यूट हो जाए। देखो दरअसल में ये काम सारा है किसका, इन दी एंड तो किसका काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। पर अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री फिस्कल काउंसिल के जो उनके एस्टिमेट्स हैं उसको यूज करे, ठीक है ना। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी कम नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। कल को अगर मान लो एस्टिमेट्स जो हमने सोचे थे कि हम इतना कमाएंगे, इतना जो खर्च होगा, और ये एस्टिमेट और जो रियलिटी, इनके बीच में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो होगा क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग जाएगी। वो क्या बोलेगी कि ये डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि फिस्कल काउंसिल की वजह से आया है। तो ब्लेम आसानी से किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिस्कल काउंसिल के ऊपर। तो इनकी अथॉरिटी काफी डिल्यूट हो रही है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की। उसी तरह से देखो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा ना कि एक चीज पॉजिटिव देखी, क्या देखी कि डिबेट इंप्रूव हो जाएगी फिस्कल काउंसिल की वजह से। पर देखो हमने एफआरबीएम एक्ट लेके आए, इसके अंदर अलग अलग हम स्टेटमेंट्स लेके आते हैं। वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये स्टेटमेंट लेकर आए और हमने क्या सोचा था, इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा, गवर्नमेंट को ये स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करेंगी पार्लियामेंट के अंदर, उनके ऊपर डिबेट्स होंगी, तो गवर्नमेंट को हम अपने टोस पे रख सकते हैं। पर हुआ क्या कि इससे पार्लियामेंट में डिबेट बढ़ी, द आंसर इज नहीं बढ़ी। हमने इस, या कह लो कि पार्लियामेंटेरियंस इस स्टेटमेंट को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को अगर हमने फिस्कल काउंसिल बना भी दी, उसने अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स दे भी दी, क्या उससे डिबेट एक्चुअल में जो हम कहने की चाहते थे कि गवर्नमेंट को हम थोड़ा चेक रख पाए, क्या वो हो रहा है, द आंसर इज नहीं हो रहा, ठीक है ना।
इसी तरह से इंडिया के पास देखो फाइनेंस कमीशन जैसी बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कल को फाइनेंस कमीशन भी हो सकता है कि थोड़ा इस पर्टिकुलर डोमेन में आ जाए, फिजिकल काउंसिल भी अलग से डोमेन में आ जाए, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। उसके साथ ही देखो ये बात भी है कि हम इसको बॉडी को बनाएंगे कैसे, फिजिकल काउंसिल होगी कैसे, समझ रहे हो। एक कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर इस बॉडी को बनाएं। अगर ऐसा हुआ तो एक तरह से ये हो गया ना कि इसके पिताजी कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो होगा क्या, तो फायदा ही क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट रही या नहीं रही, नहीं रही। फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको फाइनेंस कमीशन के अंदर बनाया जाए, तो कहाँ पे इसको एग्जैक्टली इसकी सेटिंग कैसे होगी, क्या क्या इसके लोग कैसे होंगे, तो वो सारी चीजें ना काफी क्वेश्चन मार्क हैं कि प्रैक्टिकलिटी हम इसको कैसे करेंगे। उसी तरह से एक्यूरेसी, देखो इनके नंबर्स की भी क्वेश्चन करी जा सकती है कि आपने एस्टिमेट गलत लिए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर भी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है ना। तो नॉर्मली देखो यही बात है, जैसे 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन एज वेल एज FRBM रिव्यू कमेटी ने भी यही बोला है कि हमारे हमें एक फिजिकल काउंसिल चाहिए। तो डेफिनेटली हम इसको बना सकते हैं, बट प्रॉपर सेफगार्ड के साथ बनाना चाहिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो हम चाहते हैं एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लेके आना, अकाउंटेबिलिटी लेके आना, वो तो आ ही जाए, पर साथ ही साथ ये जो इश्यूज हैं हम उनको भी थोड़ा कुछ हद तक टैकल कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना इंश्योर किया जा सकता है कि अगर मेंस में क्वेश्चन आए, आपके पास दोनों साइड्स के पहलू हों, पॉजिटिव्स के भी नेगेटिव्स के भी, तो अच्छे से आप प्रॉपर एक एनालिसिस कर पाओगे, राइट। तो देखो जब भी आप खुद भी पढ़ते हो तो मेक श्योर कि इसी तरह से इंश्योर करो। पहले क्या पढ़ना है कि ये चीज है क्या, व्हाई इज इट इन द न्यूज, पहले हमने वो डिस्कस किया। फिर क्या डिस्कस किया कि इसका मीनिंग क्या था फिजिकल काउंसिल का। फिर हमने दोनों साइड्स के पहलू जाने, पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी, और साथ ही साथ हमने ओवरऑल उसको समराइज करने की भी कोशिश करी। मेंस के अंदर आंसर्स भी ना आपको इसी तरह से लिखने चाहिए, तो थोड़े आपके डेफिनेटली बेटर मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। चीजें पढ़ो तब भी यही इंश्योर करो। इवन देखो जब हम कोर्सेज के अंदर भी डिस्कशन करते हैं ना, तो इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आपका प्रीलिम्स का एस्पेक्ट भी कवर हो जाए, मेंस का भी, और अगर आपसे कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछे तो वहां पर भी आपके पास अच्छे सब्सटेंशिएशन पॉइंट हो, ठीक है ना। इवन जो हमारा प्रारंभ कोर्स है वहां पर ये सारी चीजें इसी तरह से आपको पढ़ाई जाती हैं कि बिल्कुल बेसिक से एक चीज को स्टार्ट किया जाता है, फिर एडवांस लेवल तक उसको लेकर जाया जाता है, एंड उस बेसिस के ऊपर आपकी बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। तो जो हमारा फोर्थ बैच है प्रारंभ का, वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो video.onlyas.in पे जाके। अगर इनकेस आपके कुछ डाउट्स हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बट ये जो एक ऐसा कोर्स होगा जो डेफिनेटली आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसी वजह से हम इसको रूट टू पिनिकल बोलते हैं। तो एक तरह से फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपको कंप्लीट क्लैरिटी सभी टॉपिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग, चाहे सी सेट हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इन सभी कंपोनेंट्स की अच्छे से तैयारी करवा दी जाती है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पहला मुद्दा। चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। देखो दूसरा मुद्दा ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एज इन थोड़ा पॉलिटिकल है, कि जहां पर जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने एक बात बोली कि हमारे जो नोट्स होते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की उनकी पिक्चर्स होनी चाहिए करेंसी नोट्स के ऊपर। तो देखो हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमें इसका बैकग्राउंड समझना है कि आखिर ये करेंसी नोट्स होते क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीजें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ना आई थिंक 2019 का में या 18 में, आई एम फॉरगेटिंग, 2019 या 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बैकग्राउंड के ऊपर, तो हमें वो चीजें समझनी है, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। एक चीज होती है फिएट मनी। फिएट मनी का मीनिंग क्या होता है? फिएट मनी का मीनिंग होता है जो एक वो मनी जहां क्या होता है, फिजिकल कॉइन, करेंसी या डिजिटल कॉइन की फॉर्म में हो। जैसे कि आप इन सभी चीजों को देखो, ये सारी चीजें क्या फिजिकल कॉइन, करेंसी या डिजिटल कॉइन की फॉर्म में है? बिल्कुल है। और साथ ही साथ इनको किसी ने इशू किया है। किसने इशू किया है? या तो सेंट्रल बैंक ने, या किंग या क्वीन ने। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है, बिल्कुल है। ये जो सिक्के वगैरह हैं, ठीक है ना, इनको कौन इशू करता है? या कोई किंग या कोई क्वीन ने इशू करे होंगे, जैसे अकबर ने मान लीजिए कोई इशू किया हो कॉइन, तो राइट। तो ये सारी चीजें जहां पर ये दोनों की दोनों कंडीशन हमारी ट्रू आ जाती हैं, उसको क्या बोल देते हैं? फिएट मनी, ठीक है। अब जो फिएट मनी तो होगी बहुत बड़ी चीज, उसका एक छोटा हिस्सा क्या होता है? लीगल टेंडर, ठीक है ना। फिएट मनी के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, पर उसका एक छोटा हिस्सा है लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर क्या है? पहले तो जो फिएट मनी की दोनों कंडीशंस थी, कौन सी? पहली थी क्या कि वो फिजिकल कॉइन हो, डिजिटल कॉइन हो, या फिर करेंसी की फॉर्म में हो, ये कंडीशन ट्रू हो। दूसरा, उसको किसी ने इश्यू किया हो, सेंट्रल बैंक, किंग, क्वीन, किसी ने इश्यू किया हो। तो पहली तो ये चीज। तो लीगल टेंडर में भी पहले दो दो कंडीशन तो ये है ही है। उसके साथ ही साथ एक और कंडीशन है, व्हाट इज दैट, कि आप अगर कोई पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए लीगली अलाउड हो।
कहने का क्या मतलब, जैसे मान लो 10 रुपए का नोट है, आप गए किसी के पास चाय पीने, आपने उसको 10 रुपए का नोट दिया, वो बोला कि सर मैं नहीं लूंगा 10 रुपए का नोट, उसने उसने मना कर दिया आपका नोट लेने से, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लीगली हमने उसको करा हुआ है, ठीक है ना, सामने वाला बंदा अंडर कंपल्शन है, उसको लेना ही पड़ेगा, ही इज अंडर कंपल्शन। इसी को क्या बोलते हैं? लीगल। लीगल का मतलब क्या आता है? एक लॉ, लॉ है ना पीछे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसी को बोलते हैं लीगल टेंडर, कि सामने वाला बंदा उसको मना नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करने से। दिस इज नोन एज व्हाट? लीगल टेंडर। अब जब हम बात करते हैं लीगल टेंडर की, तो लीगल टेंडर दो तरह के होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो, लिमिटेड मतलब कि कुछ लिमिट तक आप उसको यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी यूज करो। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, आप देख रहे हो, जैसे मान लो आपको ना आप कहेंगे, ठीक है, और आपने ना मान लो 10,000 रुपए की शॉपिंग करी, ठीक है, अब 10,000 रुपए की शॉपिंग करने गए, आपने क्या किया, उसको 50-50 पैसे के कॉइन्स दे दिए, बहुत सारे, मतलब जितने भी 10,000 रुपए के कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या सामने वाला बंदा कंपल्शन के अंदर है कि उसको उसको एक्सेप्ट करना ही है? द आंसर इज नो। वो मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? क्योंकि जो 50 पैसा है ना इंडिया में, लिमिटेड लीगल टेंडर है। आप 50 पैसा कॉइन्स के साथ सिर्फ 10 रुपए तक कोई चीजें की शॉपिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं कर सकते। उसी तरह से 1 रुपये अबव के जो कॉइन्स होते हैं, उनसे कॉरस्पॉन्डिंग आप 1,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हो। उससे 50 पैसे से जो नीचे वाले हैं, वो कॉइन ही अब इंडिया में हटा दिए गए हैं। तो कॉइन्स जो हैं वो क्या है? एक तरह से लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही करना है, वो मना नहीं कर सकता। पर लिमिटेड का मतलब एक सर्टेन वैल्यू तक, जैसे कि 50 पैसे कॉइन का हमने देखा, अप टू ₹10 तक कर सकता है, ठीक है ना। अगर बियॉन्ड अ लिमिट, उस लिमिट को एक्सीड कर देगा, तब वो रिफ्यूज करा जा सकता है। ये क्वाइनेज एक्ट है, उसके अंदर ये चीजें बोली गई हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड का मीनिंग मतलब जितना मर्जी यूज करो, ठीक है ना। तो सिंपली जो हमारे नोट्स होते हैं, जब बात करता हूं पेपर नोट की, तो पेपर नोट के अंदर ये चीज होती है कि वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आप जितने मर्जी की शॉपिंग करो। तो इंडिया में जितने भी बैंक नोट हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अगर ये बात भी समझ आ गई, तो बस एक चीज और जान लो, वो क्या है? कि इंडिया में जो क्वाइंस हैं, वो कौन इशू करता है? तो देखो, जो क्वाइन होते हैं ना, जितने भी सिक्के होते हैं, वो सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। 1,000 रुपए तक के हमारे कॉइन्स यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। एक चीज और, जो 1 रुपए का नोट है, ये वाला देख रहे हो 1 रुपए का नोट, ये कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें जो कॉइन्स की बात कर रहा था, तो वो कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 1 रुपए का नोट भी ध्यान में रखना है, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। तो सर, अगर 1 रुपए का नोट फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, तो बाकी के नोट कौन करता है इशू? आप खुद अपना कोई भी नोट उठा के देख लो। आप भी तो नोट यूज करते हो, नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। जैसे ये 100 रुपए का नोट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये साइन किसकी है? इस वाले नोट के अंदर किसकी है? डॉक्टर रघुराम राजन जी के, ठीक है ना। वो क्या थे? आरबीआई के गवर्नर। तो ध्यान क्या देना है कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी के जितने भी करेंसी नोट होते हैं, कौन इशू करता है? आरबीआई। किस एक्ट के अंदर आया ये? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, ठीक है ना। 1 रुपए के नोट के अंदर कहाँ लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का, 1 रुपया देने का, 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूं? नहीं लिखा। यहाँ पे देखो किसके साइन है? फाइनेंस सेक्रेटरी जी के साइन है। तो ध्यान में देना है कि 1 रुपए का नोट कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। बाकी जितने भी नोट्स होते हैं, वो किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर ये बातें समझ आ गई, तो आई एम वेरी श्योर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। एक लास्ट चीज छोटी सी, कि आखिरी डिसाइड कौन करता है? जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला ना कि इसके ऊपर आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के पिक्चर्स लगा सकते हो। तो यहां पर ध्यान में देना है कि बैंक नोट की डिजाइन और उसका फॉर्म, या कॉइन्स का, कौन डिसाइड करता है? आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या फॉर्म होनी चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो नोट की, नोट के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करते हैं। और जब मैं बात करता हूं क्वाइन की, तो ये किसके ऊपर आता है? ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी। तो ये बात आपको ध्यान में देनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने यही क्वेश्चन उठाया है कि डिजाइन और फॉर्म उसका चेंज किया जाए। तो आपने ये बात भी समझ ली कि डिजाइन और फॉर्म किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। पिछली बार मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। पहला क्वेश्चन था एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कि आरबीआई जब एक्सपेंशनिस्ट कर रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ नॉट जो लिखा था, नहीं क्या करना चाहिए? पहला था कि एसएलआर को कट करे। देखो, एसएलआर को कट करेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को, तो क्या होगा?
वो तो एक तरह से क्या हुआ, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई ना। आई एम वेरी श्योर आप सभी को एसएलआर का मीनिंग पता होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का, ठीक है ना। एसएलआर को जब कम करते हैं तो इसीलिए कम किया जाता है कि वो मार्केट में ज्यादा पैसे लैंड कर पाए एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरह की एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। ये स्टेटमेंट एक्सपेंशनरी है, पर यहाँ लिखा है नॉट डू, इसलिए गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखो, एमएसएफ रेट को बढ़ाया जाए। एमएसएफ रेट से क्या होगा, एक तरह की कॉन्ट्रैक्शनरी है, पैसा कम होगा, ठीक है ना। हायर लैंडिंग रेट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। जो एक तरह से जो इमरजेंसी विंडो के अंदर पैसा दिया जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट्स बढ़ जाएंगे। रेट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, क्या वो एक्सपेंशनिस्ट रहेगा? नहीं भैया, वो कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी, पर क्योंकि नॉट लिखा था ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, ठीक है ना, ट्रू। उसी तरह से बैंक रेट और रेपो रेट को कम करना, ये तो देखो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। रेपो रेट को कम करते हो तो क्या होता है, एक्सपेंशन होती है ना। रेट कम हुए, इंटरेस्ट रेट कम हुई, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, एक्सपेंशनरी। तो ये भी एक्सपेंशनरी है, बट क्योंकि नॉट डू था तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हुआ, सही हुआ सिर्फ 2, 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट। आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। कुछ लोगों ने ना, मैंने देखा कमेंट सेक्शन के अंदर सी को आंसर लिख दिया, शायद उन्होंने यहाँ पे नॉट डू नहीं लिखा। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आंसर क्या बना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था 2019 वाला, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर का। बहुत ही सिंपल आंसर है कि बैंकिंग हैबिट जैसे जैसे बढ़ेगी कॉरस्पॉन्डिंगली आप वो चीजें करते रहोगे, ठीक है ना। पहले भी मैंने एक बार डिस्कस किया था मनी मल्टीप्लायर का, एंड इनफैक्ट आप सभी ने बिल्कुल इसका सही जवाब भी दिया है। सभी ने लोगों ने सही जवाब दिया था, तो डेफिनेटली इसका आंसर काफी इजी क्वेश्चन था ये। पर ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आने वाले टाइम में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2018 का है। ये देखो, अगर आपने लेक्चर ढंग से सुना है ना तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। मैंने 2-3 बार ये स्टेटमेंट बोली है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डिट्टो वही क्वेश्चन 2018 में हमसे पूछ लिया गया था। तो ये होता है, अभी करंट अफेयर्स में देखो, कुछ दिल्ली के सीएम जी ने बोला कुछ, पर यूपीएससी ने क्या वो चीज उठाई? नहीं, इसका बैकग्राउंड उठाया था, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको भी ना ये जो कंट्रोवर्शियल या फिर कुछ ऐसा कह लो कि पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना, उनके पीछे की पॉलिटी के पीछे जाना है। तो वो, ठीक है ना, 2 वर्ड्स हैं, पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं क्या, पॉलिटी। पढ़े ना एक्ट, कॉइनेज एक्ट, आरबीआई एक्ट, वो क्या है, वो पॉलिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान दिया करो कि किस चीज को पढ़ना है, कितना कितना किस चीज का क्या रेलेवेंस है। तो इस चीज का भी आप आसानी से आंसर कर पाओगे, आई एम वेरी श्योर। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना इसका आंसर। उसी तरह से एक 2018 में एक और क्वेश्चन आया था कि एटीएम्स को कौन लिंक करता है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका क्या आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर ना, इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। पिछले 4-5 साल में 2-3 क्वेश्चन इस तरह से देखे गए हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट नई नई बॉडीज आ रही है उनके फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मेक श्योर इसका भी आप आंसर करो। बाकी और डिटेल में हम नेक्स्ट वीक में इसको फर्दर और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।